नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग। आज आप लोगों से चर्चा करूंगा खिलजी क्रांति और अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार। आइए आज हम बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास के इस चैप्टर के सभी आयाम और पहलुओं को सिलसिलेवार सुलझाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बलबन के वंशज के बारे में। पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि बलबन की मृत्यु 1287 में हो गई और 1287 में बलबन की मृत्यु के बाद बलबन के जो वंशज थे वो उस साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। हमने देखा था कि बलबन ने जिस तरह से सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि की थी, उस हिसाब से बलबन का जो साम्राज्य था, बलबन की जो उत्तराधिकारी थे, वो लंबे समय तक उसके शासन को चलाना चाहिए था। लेकिन विडंबना यह है कि बलबन के उत्तराधिकारी 3 वर्ष 1287 से 90 में ही वो ढह गए और किसी तरीके से उस वंश को आगे नहीं बढ़ा पाए। सबसे पहले बलबन की मृत्यु के बाद बलबन अपने पुत्र मोहम्मद खां को चाहता था, ये हमने देखा, लेकिन उसकी मंगोल आक्रमण के समय मृत्यु के कारण मोहम्मद खां की मृत्यु हो गई। तो बुगरा खां शासक बनने की बात हुई, लेकिन बुगरा खां की दिल्ली की सल्तनत में शासन में कोई रुचि नहीं थी। वो उसको छोड़ करके वापस अपने बंगाल बिहार चला गया। इसी तरीके से उसकी मृत्यु के बाद देखो, बलबन ने नाम भी बुगरा खां, कैकुबाद, उसका कैकुबाद का लड़का क्यूमर्स, ये सारे नाम भी उसने ईरानी नाम ही रखे हैं। बुगरा खां की मृत्यु के बाद कैकुबाद और क्यूमर्स में सत्ता का संघर्ष चला। कैकुबाद गद्दी पर बैठा। इस कैकुबाद की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी 1290 में और इस तरह बलबन का जो वंश था वो समाप्त हुआ 1287 से 1290, मात्र 3 साल के अंदर। और जलालुद्दीन खिलजी बड़ी आसानी से फिरोज शाह की उपाधि धारण करके खिलजी वंश की स्थापना कर दी। इस तरह किस तरह से 1206 से लेकर के और 1290 तक, जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं, दास वंश कहते हैं, ममलूक वंश कहते हैं, सल्जुक तुर्क वंश कहते हैं, उस गुलाम वंश की नींव इतनी कमजोर थी कि एक बाहर से आए हुए खिलजी वंश के व्यक्ति ने उस वंश की जो इतनी 1206 से 90 84 साल से जो परंपरा चल रही थी, उसको आसानी से ढहा दिया गया, इस गुलाम वंश की परंपरा को, और भारत के अंदर एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना हुई। क्यों? ये एक बड़ा एक इतिहास में परिवर्तन है, इतिहास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि गुलाम वंश की समाप्ति के बाद में खिलजी वंश इतनी आसानी से कैसे स्थापित हो गया। क्या कोई तुर्क अमीरों ने, उलेमाओं ने और अमीनों ने कोई विरोध नहीं किया? क्यों विरोध नहीं किया? क्या हुई इसकी वजह? क्या लोग उसके शासन से परेशान थे? क्या बलबन के इस तरह के राजत्व सिद्धांत से और इस तरह सुल्तान की पद प्रतिष्ठा से और इतनी कठोर न्याय व्यवस्था से, दंड विधान से लोग नहीं चाहते थे बलबन के वंशजों के बारे में कोई बात करना? तो आइए हम जानते हैं सिलसिलेवार अब इस खिलजी क्रांति के बारे में। खिलजी क्रांति भारतीय इतिहास, खासकर मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि देखिए, वंश परिवर्तन की घटना है। एक नया वंश एक नए रीति रिवाज, नए शासन प्रणाली के साथ में आएगा। उस शासन प्रणाली को इतनी जल्दी इन गुलाम वंश की सेना ने या उन लोगों ने इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है जानने का। खिलजी क्रांति, इसको क्रांति इसलिए नाम दिया गया कि इसमें एक भी व्यक्ति का खून नहीं बहाया गया, एक भी कोई किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं हुआ और आसानी से वंश परिवर्तन हो गया। इसलिए क्रांति कहते हैं। सत्ता में परिवर्तन इतनी आसानी से हो जाना। जो गुलाम वंश इतने लंबे समय से शासन कर रहा था, उस शासन की नींव को ढहाया जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में जब शासक बनता है, तो शासक बनने के बाद में ये जो खिलजी थे, इनके बारे में अपन जानकारी करेंगे। खिलजी कौन थे, कहां से आए, इनको विदेशी क्यों कहा गया, क्यों इस क्रांति कहते हैं हम इसे, कि खिलजी इस समय जो गुलाम वंश भारत में चल रहा था वो उस भारतीय किसी मुस्लिम वंश के नहीं थे। ये लोग खल्ज प्रदेश से आए थे। खल्ज प्रदेश अफगानिस्तान के बॉर्डर, अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर, ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर माना जाता है खल्ज प्रदेश। यहां से आने वाले तुर्क लोग थे, ये इनको भी तुर्क कहा जाता है। तो ये लोग बाहर से आए और भारत में आसानी से शासन स्थापित कर लिया।
किसी इल्तुतमिश, रजिया या नासरुद्दीन मोहम्मद शाह, बलबन या बलबन के किसी वंशज ने किसी प्रकार का इनके शासन को चुनौती नहीं दी और अपना दावा सिद्ध नहीं किया। कितनी आसानी से सेना ने, कितनी आसानी से अमीरों ने, कितनी आसानी से उलेमाओं ने इनके शासन को स्वीकार कर लिया। ये इतिहास में खिलजी क्रांति का रूप है। आइए अब हम सिलसिलेवार खिलजी वंश के शासकों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे 1290 से स्थापना से खिलजी वंश की से 96 तक जलालुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है। ये जो जलालुद्दीन फिरोज शाह है, इसके बारे में ज़्यादा इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता है। एक तो ये बड़ा उदार शासक था, इसने गद्दी पर बैठते ही कहा था कि मैं इस तरह के आक्रमणों में मुसलमानों की जान गंवाने का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। मैं ऐसा कोई आक्रमण नहीं करूंगा जिसमें किसी मुसलमान की जान जाए। इसलिए अपने इरादे साफ बता दिए थे कि मैं कोई आक्रमण में यकीन नहीं करूंगा। और इसके समय के दो इतिहास में विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में। एक तो आरएस में आया हुआ है मलिक छज्जू का विद्रोह। मलिक छज्जू का विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय में 1290 से 96 के बीच में हुआ। और दूसरा एक सिद्दी मौला का षड्यंत्र। सिद्दी मौला नाम का एक फकीर था और वो गद्दी पर बैठना चाहता था। ये दोनों आक्रमण, ये दोनों विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं, आपको याद करने हैं। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी का कोई और ज्यादा योगदान नहीं रहा। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में गद्दी पर बैठने के बाद अपने भतीजे अलाउद्दीन को, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी भतीजा था और इसका दामाद भी था। भाई मुस्लिम में ऐसा होता है कि इनके यहाँ कोई इस तरीके का नहीं चलता, जिस तरह हिंदू जो वैवाहिक संस्कार हैं इसमें इस तरीके का नहीं है। तो ये दामाद भी था और अलाउद्दीन, तो इसको अमीर ए तुजुक की उपाधि दी। अमीर ए तुजुक, तुजुक का मतलब होता है जो घुड़सवार सेना होती है उसका प्रधान। घुड़सवार सेना का प्रधान बनाया अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के छोटे भाई अल्मास बेग को, इन दोनों का इसलिए बता रहे हैं हम कि आगे आने वाली जो अभी पढ़ेंगे अपन उसमें अल्मास बेग का वर्णन आएगा। इसको उलूग खां की उपाधि दी और एक नुसरत जालंधरी को नुसरत खां की उपाधि दी। ये तीन नाम बड़े फेमस हैं, अभी आने वाले आक्रमण में पढ़ोगे। नुसरत जालंधरी को नुसरत खां की उपाधि दी। तीन उपाधियां आप देखोगे। नुसरत खां और उलूग खां अधिकतर आक्रमण करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के में सैन्य वो निभाएंगे जिम्मेदारी। अब आता है हमारे पास में कि अलाउद्दीन खिलजी का नया नाम आ गया कि अलाउद्दीन खिलजी अमीर ए तुजुक बन गया। और इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण, आगे आधुनिक भारत तक इसका नाम आएगा, कड़ा और इलाहाबाद। भारत में अगर सबसे प्रसिद्ध कोई जागीर रही है, कोई जगह रही है जहां जो सबसे ज्यादा समृद्ध मानी जाती है, वो थी कड़ा और इलाहाबाद। गंगा नदी, गंगा और यमुना के बीच की भूमि है, दोआब की भूमि है, बड़ी समृद्ध भूमि है। यह क्षेत्र है जो उस समय जागीर के रूप में प्रसिद्ध था। कड़ा और इलाहाबाद का सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी और अमीर तुजुक के पद पर था। इस तरह जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में अपनी सारी जिम्मेदारी अपने भतीजे दामाद अलाउद्दीन खिलजी को संभाल रखी थी। और इसी के उस समय में अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में एक आक्रमण किया। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के सानिध्य में एक आक्रमण करता है दक्षिण भारत। देवगिरी इतिहास की प्रसिद्ध जगह है देवगिरी। आने वाले समय में मोहम्मद तुगलक के समय में देवगिरी के बारे में हम सुनेंगे। इस देवगिरी का जो राजा है वो है राजा रामचंद्र देव। राजा रामचंद्र देव के खिलाफ आक्रमण करता है, बड़ी मात्रा में अपार धन संपदा लूटता है यहाँ से, और लूट करके वापस आता है और वापस कड़ा और इलाहाबाद आ जाता है। ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है हमारे विद्यार्थियों के लिए कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी इस जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर करके और दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी शासक है, आक्रमण के लिए भेजता है अलाउद्दीन को
अलाउद्दीन दक्षिण भारत में आक्रमण करता है। देवगिरी नाम की प्रसिद्ध जगह है, राजा रामचंद्र देव आक्रमण करता है, अपार धन संपदा लूटता है, वापस कड़ा और इलाहाबाद जो ये जहां का ये सूबेदार था वहां आता है, जलालुद्दीन खिलजी को निमंत्रण भेजता है कि आइए मैं आपके लिए अपार सौगात लेकर आया हूं और ये लीजिए। उन्होंने कहा दिल्ली आ जाओ, नहीं बोले इलाहाबाद में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। जलालुद्दीन खिलजी छोटी सेना लेकर के पहुंचता है और अलाउद्दीन खिलजी से मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी बड़े ही चतुराई से, बड़े शातिर तरीके से जलालुद्दीन खिलजी की सेना जो छोटी लेकर आया था पीछे छोड़ देता है और अपने पास निहत्थे अकेले मिलने के बुलाता है और गंगा नदी के किनारे पर इसकी हत्या कर देता है जलालुद्दीन खिलजी की। और इस तरह 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। आइए अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में गद्दी पर बैठता है। देखिए कि यह भी विडंबना है कि अलाउद्दीन खिलजी की गद्दी पर बैठने के बाद में किसी अमीर ने, किसी सामंत ने, किसी उलेमा ने अलाउद्दीन खिलजी का विरोध नहीं किया कि तूने शासक की किस तरह हत्याओं का दौर चलता है। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए यह जानना जरूरी है कि किस तरह हत्याओं का दौर चलता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में हत्या करता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है और कोई विरोध नहीं करता, सेना विरोध नहीं करती कि हमारे शासक की हत्या कर दी गई है। क्यों? जैसे अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है और जो देवगिरी से अपार धन संपदा लेकर आता है, वो जो सेनापति थे उस समय में, सेनापतियों में, अमीरों में, उलेमाओं में जम करके, उलेमा वर्ड आप लोगों के सामने बार बार आएगा, आप लोगों के लिए बता दूं, उलेमा आलिम, ये आप लोगों के लिए मैं क्लियर कर दूं, उलेमा, आलिम, अमीर और अमीन, ये चार नाम आप लोगों को बार बार मध्यकालीन भारत के इतिहास में वो करेंगे। मैं आज आप लोगों को कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आते हैं, नेट जैसी परीक्षाओं में खासकर। उलेमा का अर्थ है धार्मिक विद्वान, जो धार्मिक रूप से जो कुरान का, हदीस का, शरीयत का और जबावित जो तत्कालिक राजा के द्वारा बनाए गए कानून था उनका जो ज्ञाता होता था वो उलेमा कहलाता था। आलिम का तात्पर्य है शिक्षा पद्धति से है, जो शिक्षा मतलब जो पढ़ा लिखा प्रोफेसर, मान लो आप एक जो प्रोफेसर टाइप का व्यक्ति होता था, इंटेलेक्चुअल, वो आलिम कहलाता था। अमीर उस शासन काल में जो बड़े पदों पर व्यक्ति होते थे वो अमीर कहलाते थे। और अमीन ये जो लगान भूराजो संबंधी अधिकारी होता था, अमीन। ये देखिए, तो ये उलेमा वगैरह इन सबको अलाउद्दीन खिलजी ने खुश कर दिया। किसी प्रकार का किसी ने विरोध नहीं किया अलाउद्दीन खिलजी का। तो इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी का अंत हुआ और अलाउद्दीन खिलजी 1296 में गद्दी पर बैठता है।